1757 के बाद से अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई और इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में धीरे धीरे असंतोष पनपता रहा। इसकी परिणति लगभग 100 वर्षों के बाद 1857 के विद्रोह के रूप में हुई। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ भारत में एक शक्तिशाली विद्रोह था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था। वर्षों से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों, प्रशासनिक नवाचारों और आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। यही असंतोष 1857 के विद्रोह के कारण के तौर पर माना जाता है। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। 1857 के विद्रोह के कारण सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारतीय राज्यों पर नियंत्रण, व्यपगत की नीति द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पना प्रमुख राजनीतिक कारण रहे। व्यपगत नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर का अधिग्रहण किया था। इसी व्यवस्था के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य भी हड़प लिया था। भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित रखा जाना, भारतीयों के साथ निरंतर असमान बर्ताव करना आदि 1857 के विद्रोह के प्रमुख प्रशासनिक कारण थे। तीनों भू राजस्व नीतियां स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, निर्यात कर में वृद्धि, आयात कर में कमी, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, धन की निकासी आदि आर्थिक कारकों ने 1857 के विद्रोह की उत्पत्ति में भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश, सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा के लिए विवश करना 1857 के विद्रोह के प्रमुख सामाजिक धार्मिक कारण थे। भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, शुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि 1857 के विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण थे। चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। व्यपगत का सिद्धांत। वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यपगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था, अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिनमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद पदों को खो चुके थे। सामाजिक और धार्मिक कारण। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे लोगों को ये संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। आर्थिक कारण। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार, गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। सैन्य कारण। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था।
उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तात्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह ये फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। 1857 के विद्रोह का आरंभ और घटनाक्रम। इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना बिथूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने तैयार की थी। उनकी योजना के अनुसार 31 मई 1857 को क्रांति के लिए निश्चित किया गया था। कमल और रोटी को 1857 के विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना गया था। बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर सशस्त्र विद्रोह किया। इसी के साथ 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया। 1857 के विद्रोह का प्रसार। 10 मई 1857 को विद्रोही मेरठ में सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए और 11 मई 1857 को भोर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोहियों ने तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता तथा भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रुहेलखंड, ग्वालियर, जगदीशपुर में फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधि बख्त खां ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। कानपुर में इस विद्रोह को नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया। इस दौरान तात्या टोपे ने नाना साहब की मदद की थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और अपने अवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को जनरल यूरोज ने नेतृत्व प्रदान किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, रुहेलखंड में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और ग्वालियर में तात्या टोपे ने नेतृत्व किया। इस प्रकार इस विद्रोह का प्रसार लगभग पूरे उत्तर भारत में हो गया था। पंजाब प्रांत तथा लगभग पूरा दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा था। इस विद्रोह में बंगाल के जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। भारत के शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि ने इस विद्रोह में भागीदारी नहीं की थी। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण इस विद्रोह की कोई एक सुनियोजित योजना नहीं थी, अतः ये दिशाहीन हो गया। सुव्यवस्थित संगठन था और पर्याप्त संसाधन नहीं थे। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार थे। भारतीय विद्रोहियों के पास तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ ही बेहतर नेतृत्व मौजूद थे, लेकिन अंग्रेजों के पास निकोलस आउट्रम, हेवलॉक, हडसन जैसे एक से एक कुशल सैन्य नेतृत्व मौजूद थे। इसके अलावा भारतीय पक्ष की तरफ विभिन्न गद्दार व्यक्ति भी मौजूद थे, जिन्होंने भारत के कुशल नेताओं की सूचना अंग्रेजों को दी थी। विद्रोहियों के पास कोई एक निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर युद्ध कर रहे थे। देशी शासक विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। 1857 के विद्रोह का स्वरूप। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। इस विद्रोह के स्वरूप को निर्धारित करने के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह घोषित करते हैं, तो कुछ इसे असैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। सर जॉन सीले ने कहा था कि 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन जॉन सीले के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि हम गहराई से परीक्षण करें तो देखेंगे कि इस विद्रोह में सिर्फ सैनिकों की ही भागीदारी नहीं थी, बल्कि देश का मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, जन सामान्य इत्यादि इस विद्रोह से जुड़ा हुआ था। ऐसे में इस विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह करार देना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। कुछ इतिहासकार इसे भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह भी करार देते हैं।
लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस विद्रोह के सभी नेता बेशक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, किंतु उनमें एक राष्ट्रवादी दृष्टि का अभाव था। उनमें से किसी के पास भी ऐसी कोई योजना नहीं थी कि विद्रोह में सफलता के बाद भारत को एक राष्ट्र के रूप में किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति प्रदान की जाएगी। इस दृष्टि से इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहना भी उचित नहीं लगता है। 1857 के इस विद्रोह में देश के विभिन्न वर्ग के लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी। इसमें शामिल होने वाले लोगों में हिंदू, मुसलमान, किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा इत्यादि विभिन्न वर्ग शामिल थे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यह विद्रोह समाज के विभिन्न स्वरूप से युक्त था, और चूंकि यह विद्रोह अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध था, इसीलिए इस विद्रोह के स्वरूप को साम्राज्यवाद विरोधी स्वरूप भी कहा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के परिणाम। इसके बाद भारत में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया था। इस विद्रोह के पश्चात कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था तथा इनके स्थान पर एक भारत सचिव तथा उसकी 15 सदस्य इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई थी। ये भारत सचिव ब्रिटिश सरकार का भारत संबंधी मामले देखने वाला एक मंत्री होता था। 1857 के विद्रोह के बाद एक भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। चूंकि इस अधिनियम के पारित किए जाने के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, इसलिए लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय बना था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में साम्राज्य विस्तार करने की नीति का त्याग कर दिया था तथा लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई थी। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए एक पील आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। 1857 के विद्रोह के पश्चात एक रॉयल आयोग का गठन भी किया गया था। इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को सिफारिश की थी कि भारतीय सेना में अब जाति, समुदाय और धर्म इत्यादि के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया जाना चाहिए, और इसका अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यही नीति अपनाई। इस नीति का मूल उद्देश्य भारतीय समाज को विभाजित करना था तथा उन पर अपने शासन को निरंतर बनाए रखना था। ब्रिटिश सरकार की ऐसी ही नीतियों को फूट डालो और राज करो की नीति कहा जाता है। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए।